सेकंड चैप्टर था हमारे पास जो वर्तमान साझेदार के लाभ हानि विभाजन अनुपात जो है उसमें क्या कर रहे हैं अपन परिवर्तन कर रहे हैं। तो लाभ हानि विभाजन अनुपात जो हमारा है उसमें परिवर्तन का मतलब है कि अनुपात का परिवर्तन होगा। अनुपात में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन को हम साझेदारी का पुनर्गठन बोलते हैं। साझेदारी का पुनर्गठन का मतलब है कि साझेदारों के मध्य में जो समझौता हुआ था उस समझौते में हम परिवर्तन कर रहे हैं। अब समझौते में परिवर्तन होगा यानी साझेदारी संलेख में परिवर्तन होगा तो फिर उस कंडीशन में नया समझौता तैयार होगा। तो पुरानी साझेदारी तो समाप्त हो जाएगी और नई साझेदारी क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। लेकिन फर्म में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी फर्म उसी व्यवसाय को आगे कंटिन्यू कर रही है, यानी फर्म में परिवर्तन नहीं हो रहा, फर्म तो चल रही है लेकिन साझेदारी समझौते में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और ये जो परिवर्तन हो रहा है यही क्या कहला रहा है, आपका पुनर्गठन कहला रहा है। क्लियर लिखा हुआ है देखो, साझेदारी समझौते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर वर्तमान समझौते का तो क्या हो जाएगा, आपका अंत हो जाएगा और एक नया समझौता क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ये जो नया समझौता तैयार होगा उसके परिणाम स्वरूप उसका जो पुनर्गठन होता है उस पुनर्गठन को क्या बोल रहे हैं हम, साझेदारी का पुनर्गठन बोल रहे हैं। अगर हम साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करते हैं तो हमारे पास कुछ चीजों में परिवर्तन होता है, कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन होता है। क्या क्या परिस्थितियां परिवर्तन होगी कि हमारे पास किन किन परिस्थितियों में पुनर्गठन बता रहे हैं अपन। वर्तमान जो साझेदारी है उन साझेदारों के बीच में जो लाभ हानि अनुपात है उसमें क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। तो अगर लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो भी उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि हमारी साझेदारी का पुनर्गठन हुआ है या साझेदारी में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। अगर किसी नए साझेदार का प्रवेश हो रहा है, यानी फर्म में फिलहाल 2 पार्टनर हैं और हम किसी नए पार्टनर को कह रहे हैं कि भाई आजा हमारे साथ बिजनेस कर ले, तो अगर हम किसी नए पार्टनर को साझेदार बना रहे हैं उस कंडीशन में भी हमारे पास साझेदारी का पुनर्गठन होगा। क्योंकि पहले जो संलेख था, पहले जो समझौता था वो 2 पार्टनर के बीच में था, अब 3 पार्टनर के बीच में हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण करता है या साझेदार की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी साझेदारों की संख्या में कमी हो रही है। तो साझेदारों की संख्या में अगर कमी होती है तो भी हमारे पास साझेदारी समझौता परिवर्तित होगा, यानी साझेदारी का क्या होगा, पुनर्गठन होगा। और लास्ट कंडीशन हमारे पास देखिए कि जो साझेदारी है उसको अपन का एकीकरण कर रहे हैं, यानी 2 फर्मों को मिलाकर एक तीसरी फर्म बना रहे हैं। तो पहले 2 फर्म थी, 2 अलग अलग बिजनेस थे, अब मर्ज होकर एक कंबाइंड बिजनेस बना रहे हैं, तो उसे बोलते हैं एकीकरण करना। तो अगर फर्म का एकीकरण हो रहा है तो उस कंडीशन में भी पुराने समझौते खत्म हो जाएंगे और नया समझौता तैयार होगा। तो इन सारी परिस्थितियों में जो कंडीशन आ रही है वो क्या कहला रहा है, आपका साझेदारी का पुनर्गठन कहला रहा है। साझेदारी का पुनर्गठन जब करते हैं अपन तो हमने परिस्थितियां पढ़ी, उनमें से पहली परिस्थिति ले रहे हैं अपन कि पहली परिस्थिति में क्या कर रहे हैं अपन कि वर्तमान जो साझेदार हैं उनके मध्य में जो लाभ हानि अनुपात हुआ है उस अनुपात में परिवर्तन हो रहे हैं। पुनर्गठन की अपन ने 4 या 5 कंडीशन पढ़ी थी, तो अपन ने अभी जो कंडीशन पढ़ी थी उन कंडीशंस में से हम फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं कि अगर अपना लाभ हानि अनुपात क्या कर दें, वो परिवर्तन करेंगे तो समझौते में परिवर्तन हो रहा है और समझौते में परिवर्तन होगा तो साझेदारी का पुनर्गठन के अलावा था हमारे पास। तो हमारे पास ये कह रहे हैं कि हम लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन कर रहे हैं। अब लाभ हानि अनुपात में अगर परिवर्तन होगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी न किसी साझेदार के हिस्से में कमी आएगी और किसी न किसी साझेदार के हिस्से में वृद्धि होगी। ये कैसे संभव है कि हमारे पास अगर 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, उनका जो पुराना अनुपात है ओल्ड रेशो वो 3, 2 और 1 है, और अब ये साझेदार तय करते हैं कि नहीं हम 3, 2, 1 में नहीं काटेंगे, यानी हम ए को ज्यादा नहीं देंगे, हम तीनों पार्टनर इस लाभ को बराबर बांटेंगे। यानी नया समझौता क्या तय हो गया कि हमारा अनुपात तीनों साझेदारों का क्या होगा, बराबर होगा। तो पुराना अनुपात से नया अनुपात परिवर्तित हो रहा है, यानी साझेदारी में परिवर्तन हो रहा है। तो समझौते में परिवर्तन हो रहा है तो फिर किसी न किसी साझेदार का नुकसान होगा और किसी न किसी साझेदार का फायदा होगा। कैसे संभव है, जरा देखो आपके पास जैसे ए का ओल्ड रेशियो 3/6 और न्यू रेशियो हो गया आपका 1/3। अगर आप एलसीएम लेके इसको घटाओगे तो आपके पास एलसीएम घटाने के बाद आएगा आपका
3 माइनस 2 यानी कि 1/6। तो ए का हिस्सा पहले से 1/6 भाग क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो अगर ए का हिस्सा 1/6 भाग कम हो जाएगा तो ए का हिस्सा अपने में से कमी कर रहा है, इसे त्याग बोलते हैं, सेक्रीफाइस बोलते हैं। तो ये ए अपने हिस्से में कितनी कमी कर रहा है, यानी ए का नुकसान हो रहा है अगर लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा तब। बी की बात करें अपन तो बी का हिस्सा 2/6 है और 1/3 हिस्सा नया है, घटाओगे तो 0/6 है, यानी बी के हिस्से में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ना तो बी को कोई फायदा हो रहा है ना बी को कोई नुकसान हो रहा है। सी की बात करें अगर अपन तो हमारे पास 1/6 सी का ओल्ड रेशो था और 1/3 उसका न्यू रेशो है, घटाओगे तो ये माइनस में आ रहा है 1/6 भाग, यानी कि सी का हिस्सा पहले से बढ़ गया, यानी सी के हिस्से में कमी नहीं हो रही, उल्टा सी के हिस्से में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। उसका ओल्ड रेशो कम है और उसका न्यू रेशो ज्यादा है, तो इसका मतलब उसकी वृद्धि हो रही है। तो लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो किसी के हिस्से में वृद्धि होती है और किसी के हिस्से में कमी होती है। जरा पढ़ते हैं, देखो इस परिवर्तन के कारण किसी साझेदार का लाभ पहले से की तुलना में या तो घट जाएगा या फिर किसी का क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। अगर लाभ में वृद्धि होगी तो उस लाभ को, उस साझेदार को क्या बोलते हैं अपन, गेनिंग पार्टनर। और अगर उसके हिस्से में कमी होती है आपके पास तो उसे क्या बोलते हैं अपन, सैक्रिफाइस पार्टनर, त्याग करता साझेदार बोलते हैं अपन उसको। तो आपके पास लाभ हानि अनुपात में हम परिवर्तन कर रहे हैं और लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करेंगे तो उसका नुकसान किसी न किसी साझेदार को भुगतना पड़ेगा, किसी न किसी साझेदार को उसका फायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन, अगर अनुपात में परिवर्तन किया है तो उस परिवर्तन करने का नतीजा क्या होगा, यानी परिवर्तन किया है अपन ने तो परिवर्तन करते समय जब अपन लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करेंगे तो साथ में हमारे पास कुछ चीजों का और समायोजन करना पड़ेगा। जब आप अनुपात चेंज कर रहे हो तो हमने समझौते में चेंज किया है, समझौते में तो चेंज हो गया कि भाई ठीक है पहले हम 3:1 में बांट रहे थे अब बराबर बांटेंगे, लेकिन उससे हमारे पास क्या क्या चीजों में समायोजन करने की जरूरत पड़ेगी। तो पहली बात तो अभी हमने बात कही, त्याग का अनुपात या लाभ का अनुपात की गणना करनी पड़ेगी, यानी किसी के हिस्से में वृद्धि होगी और किसी के हिस्से में कमी होगी, जिसकी अभी अपन बात कर रहे थे। दूसरा, अगर आप अनुपात में परिवर्तन करोगे तो ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा। गुडविल एक पॉइंट है हमारे पास एसेट्स का, तो गुडविल के मूल्य में क्या होगा, परिवर्तन होगा, गुडविल का लेखांकन में परिवर्तन होगा, हमें गुडविल का मूल्यांकन करना पड़ेगा। करते हैं अभी आगे अपन। थर्ड पॉइंट होगा जो रिजर्व बनते हैं हमारे, जो हमारे प्रॉफिट हैं उनका लेखांकन करना पड़ेगा। संपत्ति और दायित्वों का क्या करना पड़ेगा, आपको पुनः मूल्यांकन करना पड़ेगा और पूंजी में भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो लाभ हानि अनुपात में अगर परिवर्तन करते हो तो उसका प्रभाव इन सब चीजों पर पड़ता है, यानी हमारे पास इन सब चीजों का इफेक्ट इस एक कंडीशन की वजह से होगा। तो क्या क्या चेंज होगा, हम एक एक पॉइंट को लेके सोल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट था हमारा त्याग या लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले समझा चुका था कि अगर आपके पास अनुपात में परिवर्तन करोगे तो किसी न किसी साझेदार का हिस्सा में परिवर्तन होगा, यानी किसी को गेन होगा, ए बी और सी। तो सी का ए का हिस्सा तो 1/6 कम हो रहा था और 1/6 हिस्सा बी का क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, ठीक है, यानी बी को तो फायदा हो रहा है और ए को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो ए जितना अपना हिस्सा कम कर रहा है उसे बोलने अपन त्याग कर रहा है, यानी त्याग का अनुपात। और बी जितना, बी में तो कोई कमी हुई नहीं, ना कमी हुई ना वृद्धि हुई, तो बी को तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। जबकि सी के हिस्से में क्या हो रही है, आपकी वृद्धि हो रही है, इसे बोलते हैं गेन अनुपात। तो हमारे पास अगर लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा तो जिस अनुपात में साझेदार लाभ का भाग त्याग करते हैं उसे तो बोलते हैं त्याग का अनुपात। इस त्याग के अनुपात की गणना कैसे करते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यानी ओल्ड रेशो पहले रखेंगे हम और न्यू रेशो बाद में रखेंगे। यानी हम ये मान के चलते हैं कि जब ओल्ड रेशो आपका ज्यादा है और न्यू रेशो आपका कम है तो उस कंडीशन में आपको त्याग हो रहा है। ओल्ड रेशो आपका ज्यादा है और न्यू रेशो आपका कम है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। लेकिन अगर लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हिस्से में वृद्धि होती है या बढ़ता है तो उस कंडीशन में हमें लाभ यानी गेन होता है
और उस गेन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, यानी पहले न्यू रेशो रख रहे हैं, यानी न्यू के हिस्से में वृद्धि हो रही है, न्यू हिस्सा ज्यादा होगा और ओल्ड हिस्सा क्या होगा आपका, कम होगा। त्याग में अनुपात में परिवर्तन होगा तो उससे किसी साझेदार के हिस्से में वृद्धि हुई थी और किसी साझेदार के हिस्से में कमी हुई थी। तो पहले हमें गेन रेशो या सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम ख्याति का मूल्यांकन, क्योंकि अभी हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि अगर अनुपात में परिवर्तन होगा तो ख्याति में भी उसके लेखांकन का प्रभाव पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि ख्याति में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ख्याति होती क्या है, गुडविल है क्या हमारे पास। तो जो गुडविल है वो गुडविल एक व्यवसाय की प्रसिद्धि का मूल्य है, यानी एक बिजनेस कितना फेमस है इसका मूल्यांकन हम जो कर रहे हैं उसी को हम गुडविल बोल रहे हैं। ये गुडविल है हमारी अमूर्त संपत्ति। किस तरह की संपत्ति होती है हमारी, अमूर्त संपत्ति होती है, इनटेंजिबल एसेट्स होती है। जैसे जैसे गुडविल का मूल्य, यानी जैसे जैसे हमारी गुडविल बढ़ेगी व्यापार के लाभ बढ़ते जाएंगे। या यूं कहूं कि मेरा व्यापार का लाभ बढ़ रहा है तो इसका मतलब मेरे बिजनेस की गुडविल भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जैसे जैसे व्यवसाय का लाभ बढ़ेगा वैसे वैसे ख्याति का मूल्य भी क्या होता जाएगा, आपका बढ़ता जाएगा। तो गुडविल का मतलब है कि आप जितने ज्यादा फेमस होगे उसके हिसाब से आपके व्यवसाय का मूल्य बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास ख्याति का जो मूल्यांकन है उस मूल्यांकन करने की कुछ खास विशेषताएं हैं। देखो, गुडविल एक अमूर्त संपत्ति जो अभी अपन ने बात कही थी। गुडविल का एक निश्चित मूल्य होता है और इस मूल्य को अपन बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं। अगर आपको याद हो तो हम ख्याति का मूल्य जो निकालेंगे वो हमारे लिए संपत्ति, और संपत्ति है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दर्शाया जाता है। व्यवसाय की परिस्थितियों के अनुसार ख्याति का मूल्य क्या होता रहेगा, आपका बदलता रहेगा। अगर आपकी बिजनेस ग्रोथ कर रहा है तो गुडविल का मूल्य भी बढ़ेगा। अगर बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा है तो ख्याति का मूल्य क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए जो शक्ति की यूज की जाती है, जो उपयोग किया जाता है, वो हमारी गुडविल कहलाती है। क्योंकि हमारे गुडविल से कस्टमर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, कस्टमर बढ़ते हैं हमारे। तो ये मेन विशेषताएं ख्याति का। जब अपन ख्याति की बात करते हैं तो ख्याति का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और बनता है हमारा कि ख्याति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं। तो सिंपल सा है कि बिजनेस का आकार प्रभावित करेगा। बिजनेस का आकार जितना बड़ा होगा उस व्यापार की गुडविल भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। व्यवसाय का स्थान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपका व्यवसाय किस स्थान पर है। जिस स्थान पर व्यवसाय है वहां के हिसाब से उस व्यापार की गुडविल होगी। अगर आपकी स्टेशनरी की शॉप है वो स्कूल के आसपास है तो डेफिनेटली उसकी वहां पर सेल ज्यादा होगी, क्योंकि स्टेशनरी स्कूल के आसपास ही जरूरत पड़ती है। और अगर आप उसको स्टेशन पे खोल दें तो वहां स्टेशन पे स्टेशनरी की सेल कम होगी। तो डिपेंड करता है कि व्यवसाय का स्थान कहाँ पर है, उससे उसकी व्यवसाय की गुडविल प्रभावित होती है। नेक्स्ट है व्यवसाय की अवधि। अगर आपका व्यवसाय अल्पकालिक अवधि का है, कम मूल्य है, तो गुडविल कम होगी। और अगर दीर्घकाल से व्यवसाय चल रहा है तो लोग बाग आपको जानने लग जाएंगे तब तक, तो आपकी गुडविल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितनी अच्छी प्रबंध कौशल क्षमता होती है, यानी जितना आपका मैनेजमेंट अच्छा होता है, उससे आपकी गुडविल क्या होती है, बढ़ती है। वस्तु की गुणवत्ता, यानी आप अच्छी क्वालिटी की अच्छी चीज आप कम प्राइस पे या उत्तम प्राइस पे उपलब्ध कराते हैं कस्टमर को, तो अपने आप कस्टमर अट्रैक्ट होता है, यानी उससे भी हमारी गुडविल क्या होती है, बढ़ती है। तो ये मुख्य पॉइंट है जिससे ख्याति के मूल्य क्या हो रहे हैं, आपके बढ़ रहे हैं। यानी ख्याति का मूल्यांकन जब हम करते हैं तो ये उसको प्रभावित करते हैं। गुडविल का मूल्य बढ़ेगा या कम होगा ये उस पर डिपेंड करता है, आपके इन सब चीजों पर प्रभाव डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं अपन कि गुडविल का जब वर्गीकरण कर रहे हैं, यानी गुडविल कितने प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो कुछ खास पॉइंट हैं जो गुडविल को प्रभावित कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं कि गुडविल का जब मूल्य निकालेंगे अपन तो वो गुडविल किस प्रकार की हो सकती है। तो हम पहले बात करते हैं गुडविल को क्रय करने की, यानी आपने बाजार में जाकर गुडविल को खरीदा है। ये कैसे संभव है? हम जब किसी व्यापार को खरीदते हैं, यानी कोई व्यापार चल रहा है, उसकी संपत्तियों के मूल्य, शुद्ध संपत्तियों का मूल्य बोल सकता हूं, जिसमें हम एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके निकालते हैं। तो जो शुद्ध संपत्तियों का मूल्य होता है उससे उसके क्रय मूल्य को तुलना करके देखते हैं कि हमने कितना पैसा एक्स्ट्रा चुकाया है। जितना शुद्ध संपत्तियों से ज्यादा चुकाया है वही वस्तु उस व्यवसाय की गुडविल कहलाती है। तो जरा हमारे पास देखें कि जैसे राम ने शाम का एक व्यवसाय 20 लाख में खरीदा। ठीक है, यानी हम उसका बिजनेस को खरीद रहे हैं। उस बिजनेस को खरीदने का मतलब हम सारे बिजनेस ऐसे वैसे टेक ओवर कर रहे हैं जैसा चल रहा है।
तो हमने उसकी एसेट्स भी खरीद ली, हमने उसकी लाइबिलिटीज भी खरीद ली, तो पूरा बिजनेस कितने में खरीदा हमने? 20 लाख में। जबकि उस बिजनेस की शुद्ध संपत्तियां यानी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करने के बाद देखा जाए तो उसका मूल्य कितना बन रहा है? 18 लाख रुपए। तो हम 2 लाख रुपए का भुगतान ज्यादा कर रहे हैं। तो ये जो 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा भुगतान हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? किसके लिए कर रहे हैं अपन? गुडविल के लिए कर रहे हैं। तो उसकी गुडविल का फायदा हमें मिलेगा भविष्य में। तो इसके लिए हम कितने रुपए पेमेंट कर रहे हैं? 2 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हैं। तो हम संपत्ति को खरीद रहे हैं, गुडविल को भी खरीद रहे हैं, उसका पेमेंट करके हम गुडविल का मूल्यांकन कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट की गुडविल होती है हमारे पास, जब हम गुडविल का मूल्यांकन करते हैं, स्व अर्जित, सेल्फ जनरेट। ये क्या चीज होती है? देखो, एक दुकानदार खुद दुकान खोलता है, दुकान खोलकर धीरे धीरे उसको चलाने की कोशिश करता है। 2-5 साल में वो इतना कैपेबल हो जाता है कि कस्टमर अपने आप आने लग जाते हैं। तो उसने खुद ने अपनी क्षमता से गुडविल जनरेट करी है, गुडविल बनाई है। तो सेल्फ जनरेट का मतलब आपने अपने व्यवहार से, अपनी क्षमता से, अपनी क्वालिटी से गुडविल क्या करी है? मेंटेन करी है, किसी से खरीदी नहीं है। तो ऐसी गुडविल को क्या बोलते हैं? स्वअर्जित गुडविल बोलते हैं। लेकिन हमारे पास लेखांकन प्रमाण 26 के अनुसार ये कंडीशन है कि ऐसी गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि आपने सेल्फ जनरेट करी, खरीदी तो है ही नहीं, तो अपन उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। बिल्ली का स्वभाव होता है एक जगह रहना, ठीक है, वो अपने स्थान को बदलती नहीं है। मालिक बदल जाएगा लेकिन वो अपना स्थान नहीं बदलती। इसका मतलब एक व्यक्ति ने अपना व्यवसाय बेच दिया किसी और व्यक्ति को, तो वो चला गया वहां से, लेकिन कस्टमर अभी भी वहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुकानदार का मालिक चेंज हो गया लेकिन दुकान आज भी वही है। तो कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कस्टमर वहीं आ रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं कि दुकान पहले कौन चलाता था और अभी कौन चला रहा है। तो यानी कि वो गुडविल का फायदा उस नए ग्राहक को, नए मालिक को भी मिलता रहेगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर ख्याति का मूल्य इस प्रकार का अधिक होता है क्योंकि उन्होंने अपने कस्टमर मेंटेन रखे, कस्टमर बढ़ते रहेंगे उनके, और इसका फायदा उनको मिलता रहेगा, लाभ का फायदा मिलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कुत्ते के स्वभाव की। कुत्ता मालिक का वफादार होता है। कुत्ता मालिक का वफादार होता है, इसका मतलब जहां मालिक जाएगा वहां कुत्ता भी जाएगा। तो हमारे पास उसी तरह की ख्याति है कि जहां मालिक जाएगा उसके साथ साथ उसकी गुडविल भी क्या होगी? चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति ने, जो डॉक्टर है, उसने अपना क्लिनिक का स्थान चेंज कर लिया, यानी यहाँ से क्लिनिक हटा दिया और दूसरी जगह खोल लिया। अब यहाँ कोई और डॉक्टर अगर उस जगह बैठता है तो कस्टमर आएंगे तो सही, लेकिन वो देखेंगे यार ये डॉक्टर तो चेंज हो गया, तो वो उस डॉक्टर को नहीं दिखा के वापस उस डॉक्टर को ढूंढेंगे कि यार पहले कौन सा डॉक्टर बैठता था यहाँ पे। यानी कि वो डॉक्टर जहां जाएगा उसके मरीज भी उसके साथ साथ उस जगह पे चले जाएंगे। तो वो कुत्ते के स्वभाव की ख्याति है, यानी कि वो जहां मालिक जाएगा वहां कस्टमर भी चले जाएंगे। इस प्रकार की ख्याति को देखने को मिलती है। चूहे का स्वभाव। चूहे का स्वभाव होता है कि जहाँ खाना पीना मिलेगा वहीं चल जाएंगे हम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मालिक कहाँ दे रहा है, क्या मिल रहा है, जहाँ खाना पीना मिलता है वहां चल जाते हैं। तो इस प्रकार की जो ख्याति होती है उसका मूल्य न के बराबर होता है, क्योंकि जो गुडविल है वो कस्टमर वाइज चेंज होती रहती है। नई दुकान खुलेगी, कस्टमर उस पर चले जाते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हमें तो चीज सस्ती मिलनी चाहिए कि कोई भी दे दे। तो इसका मतलब गुडविल का उस पर कोई प्रभाव नहीं मिलता। तो ये खास प्रभाव है कि ख्याति कितने प्रकार की हो सकती है। अब अपन बात करते हैं कि ख्याति का मूल्यांकन कैसे करेंगे। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बैलेंस शीट जो होती है उस बैलेंस शीट में गुडविल को दर्शाया जाता है। तो बैलेंस शीट में गुडविल को दर्शाया जाता है तो यानी इसका मतलब गुडविल होनी चाहिए, उसका मूल्य होना चाहिए। तो उसका प्राइस कैसे निकालते हैं अपन, उस प्राइस की बात कर रहे हैं कि गुडविल की गणना, ख्याति की गणना कैसे करेंगे। तो ख्याति की गणना करने के लिए हमारे पास कुछ विधियां हैं, कुछ स्पष्टीकरण, सारे सल्ले के हिसाब से ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। तो ये मूल्यांकन जो कर रहे हैं अपन, वो किस तरह से कर सकते हैं, अपन उनकी बात कर रहे हैं। ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए हमारे पास 2 तरह के लाभ चाहिए होते हैं, औसत लाभ और अधिलाभ, जिससे हम ख्याति का मूल्य निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औसत लाभ विधि, जिससे हम गुडविल निकालेंगे। तो पहले औसत लाभ निकालेंगे और औसत लाभ निकालने के बाद हम ख्याति का मूल्य निकालेंगे। तो औसत लाभ निकालने के लिए भी हमारे पास 2 प्रकार की विधियां होती है। एवरेज प्रॉफिट हमें जो चाहिए, उस एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए कितनी विधियां चाहिए? हमें 2 विधियां चाहिए, यानी गुडविल का मूल्य निकाल रहे हैं। गुडविल का मूल्य किसके आधार पर निकाल रहे हैं अपन? लाभों के आधार पर निकाल रहे हैं कि लाभ चाहिए हमें, और लाभ
औसत आधार पे निकाल रहे हैं, तो औसत आधार निकालने के लिए, औसत लाभ निकालने के लिए हमारे पास दो विधियां, एक तो सरल विधि होती है और एक होती है भारित विधि। अभी अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सरल विधि का मतलब है जितने साल का प्रॉफिट दे रखे हैं उतने साल के प्रॉफिट को आप जोड़ो और नंबर ऑफ ईयर से उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जितने भी साल का है, जैसे आपने 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं तो 3 साल के प्रॉफिट जोड़ोगे और 3 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। 5 साल के प्रॉफिट जोड़ेंगे दिए होंगे तो 5 साल के प्रॉफिट जोड़ेंगे और 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जितने साल के प्रॉफिट लोगे उतने साल के ईयर से क्या कर देना, उसको डिवाइड कर देना। तो ये सिंपल एवरेज मेथड होता है कि हम सिंपल साधारण औसत विधि से क्या निकाल रहे हैं, लाभ निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लाभ निकालने का फॉर्मूला, कुल लाभ टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर्स। जितने लाभ होंगे उतने ईयर्स से उसको क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे और हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद गुडविल कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट आया उसको जितने साल के लिए गुडविल क्रय करी है उतनी संख्या से क्या कर दो, गुना कर दो। ये उतने साल के क्रय का क्या मतलब है, जब आप किसी व्यवसाय को खरीदते हो तो अपन उसकी गुडविल भी खरीद रहे हैं। इसका मतलब उसकी गुडविल का फायदा कितने ईयर्स तक हमें मिलेगा, क्योंकि कस्टमर ऐसा थोड़ी है एक दिन तो जानेगा ना कि भैया यहाँ का मालिक चेंज हो गया। तो क्या कस्टमर हमसे बंधा रहेगा या अपने आप छोड़ के चला जाएगा, तो उसकी गुडविल का फायदा हमारे पास कितने साल तक मिलेगा, वो बात कर रहे हैं अपन क्रय किए गए वर्षों की संख्या। यानी उसकी गुडविल 2 साल तक हमें मिलेगी, 3 साल तक मिलेगी, कब तक उसके कस्टमर हमारी दुकान तक आते रहेंगे। तो हमारे पास जितने ईयर्स की क्रय की गुडविल होती है उतने ईयर्स से क्या कर देते हैं, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर सवाल बोलता है कि औसत लाभ जो है उसमें 2 गुना, 3 गुना या 2 वर्षों के आधार पर, 3 वर्षों के आधार पर जितना कहता है उतने से इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 गुना कहेगा तो 3 गुना, 3 वर्षों के आधार पर कहेगा, दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है लेकिन मतलब एक ही है। 3 गुना कहेगा तब भी 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर कहेगा तब भी 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमें 2 या 3 या 5 से क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले औसत लाभ निकालना पड़ेगा। औसत लाभ निकालने का तरीका बता दिया मैंने आपको कि जितने वर्ष का लाभ होगा उनका योग चाहिए और उतने वर्षों की संख्या से क्या कर देंगे, अपन उसका भाग लगा देंगे। तो भाग लगाकर जो आपके पास नंबर हुई है उससे मल्टीप्लाई करना, गुडविल निकल जाएगी। तो यहाँ हमने जो लाभ यूज किया वो कौन सा लाभ यूज किया, औसत लाभ यूज किया है। अब अपन दूसरे प्रॉफिट पे आते हैं कि हमारे पास दूसरा प्रॉफिट कौन सा है। तो दूसरा प्रॉफिट है हमारे पास भारित लाभ। भारित लाभ का क्या मतलब है कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे प्रॉफिट हर साल बढ़ेंगे। तो प्रॉफिट एक जैसा तो नहीं है, हर साल प्रॉफिट में इंक्रीमेंट भी हो रहा है। तो प्रॉफिट अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उनको वेट के आधार पर, उनकी तुलना हम वेट के आधार पर करते हैं कि जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा हमारा वेट भी बढ़ता जाएगा, हमारा बिजनेस का वेट बढ़ता जाएगा, एक तरह से यूं बोल सकते हैं। तो हमारे पास हम गुडविल निकालने के लिए औसत लाभ का यूज करते हैं। लेकिन जैसे मैंने क्या कहा आपको, मेनली लाभ हर साल बढ़ने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी साल लाभ कम हो रहे हैं, किसी साल लाभ ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। लाभ हर साल बढ़ते हुए क्रम में होंगे तो हम भारित औसत विधि का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो लाभ है, प्रत्येक वर्ष के लाभ को संबंधित भार से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे ताकि गुणनफल निकले और उन गुणनफलों के योग को भार से वापस से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो आपके पास जो आएगा वो भारित औसत लाभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, भारित औसत लाभ। और उस भारित औसत लाभ को जैसे कहा था मैंने कि कितने वर्षों के लिए आपने ख्याति को खरीदा है उतने वर्षों के क्रय से क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास जो प्रॉफिट दे रखा है वो प्रॉफिट 20,000, 40,000 और 50,000 ये दे रखा है। तो ध्यान से देखो, प्रॉफिट मैंने बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं। पहले साल 20,000 था, फिर 40,000 हो गया, फिर 50,000 हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। तो अपन इसमें वेटेड एवरेज के आधार पर प्रॉफिट ले रहे हैं। तो पहले वेट दोगे आप, पहले साल को 1, फिर 2, फिर 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है गुणनफल निकालने के लिए। और गुणनफल निकालेंगे तो 20,000, 80,000 और 1,50,000, इन सब का टोटल ले लो, 2.5 लाख आ रहा है हमारे पास। और इस 2.5 लाख को
टोटल वेट से डिवाइड करेंगे, टोटल वेट आ रहा है 6, यानी हमारा जो फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट, तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया हमारा 2,50,000 और डिवाइड बाय टोटल वेट 6। तो इस तरह से जो वैल्यू आएगी वो भारित औसत लाभ आएगा। भारित औसत लाभ को क्या करेंगे अपन, नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने साल की गुडविल खरीदी है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था 3 साल कहेगा तो 3 से कर देना, 5 से कहेगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 10 से कहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना। ये सवाल बताएगा कितने वर्षों के आधार पर गुडविल करेगा, ये उतने वर्षों से क्या कर देंगे, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से अपन भारित औसत विधि से क्या निकाल सकते हैं, गुडविल निकालते हैं। तो ये दोनों विधियां जो है ये औसत लाभ को फॉलो कर रही है। औसत लाभ एक तो साधारण विधि से निकाला था अभी अपन ने, ये औसत विधि जितने साल के लाभ है उतने साल को जोड़ो और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। और एक अपन ने बात कही भारित औसत विधि, लाभ को पहले वेट देने पड़ेंगे, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है आपका, बढ़ते हुए क्रम में होगा तभी अपन इसको यूज करेंगे। मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके गुणनफल निकालो, गुणनफलों का योग अपॉन वेट का योग, डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास जितने साल की गुडविल होगी उससे। तो इस तरह से अपन औसत लाभ के आधार पर क्या निकाल सकते हैं, गुडविल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास अधिलाभ। अभी तो अपन औसत लाभ की बात करें तो गुडविल निकालने के लिए, अब अपन बात कर रहे हैं अधिलाभ की, कि अधिलाभ के आधार पर गुडविल कैसे निकाली जाती है, ख्याति का मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो अधिलाभ जो होता है, सुपर प्रॉफिट जो होता है, उससे गुडविल निकालने के लिए हमारे पास पहले अधिलाभ निकालना पड़ता है। ये अधिलाभ क्या होता है, जो सामान्य से अतिरिक्त लाभ हो रहा है, यानी जो हम मान के चलते हैं कि इतना तो हर बिजनेस कमा लेता है, लेकिन हमारे बिजनेस में उससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है। तो सामान्य से अतिरिक्त लाभ जो हो रहा है, उस अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए जो अतिरिक्त लाभ होगा, एक्स्ट्रा लाभ जो हो रहा है, वही अधिलाभ कहला रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली किसी बिजनेस में एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। नॉर्मली तो हर दुकान खोल के बैठा है, नॉर्मली तो कमाएगा, लेकिन किसी जगह ग्राहक ज्यादा जाते हैं, कस्टमर ज्यादा जाएंगे तो प्रॉफिट तो ज्यादा होना ही है। तो हम कहते हैं कि कोई दुकानदार ऐसा है जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है अदर से, तो वो क्या कहलाता है, आपका अधिलाभ कहलाता है। तो औसत लाभों का सामान्य लाभों पर अधिक्य क्या कहलाता है, आपका अधिलाभ कहलाता है, सुपर प्रॉफिट कहलाता है। सुपर प्रॉफिट निकालने का सूत्र होता है हमारे पास, कि हमारे पास जो सुपर प्रॉफिट है, जैसे लिखा हुआ है आपके पास कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अपन, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो अभी निकालना सीखा था, और कितनी विधि से सीखा था अपन ने, सिंपल विधि से और वेटेड विधि से। तो हमारे पास जिस भी विधि से एवरेज प्रॉफिट निकाला वो चाहिए। दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है हमारा, सामान्य लाभ कितना है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, नॉर्मली जो हर कोई कमाता है, ठीक है। जैसे आपने बिजनेस में लगाया 10 लाख रुपए, अब उस 10 लाख को मैं बैंक में जमा करा दूं तो बैंक मुझे 6-7% तो ब्याज देगा ही सही ना। तो विदाउट रिस्क मुझे आपको 6-7% जो ब्याज मिल रहा है, मान लेते 6% मिल रहा है, तो 10 लाख का 6% हो गया 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए तो मैं आराम से कमा रहा हूँ, तो वो कहलाता है आपका सामान्य लाभ। जबकि हमने रिस्क उठा के दुकान खोली है तो हम तो उससे ज्यादा लाभ कमाएंगे। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्या कहला रहा है, आपका सुपर प्रॉफिट कहला रहा है। तो इस विधि में जब अपन सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो सवाल बताएगा आपको कि सुपर प्रॉफिट को कितने ईयर्स के लिए गुडविल खरीदी है, 2 ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए, 6 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, जितने भी हैं, नंबर ऑफ ईयर्स से वापस क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गुडविल निकालने के लिए हमारे पास सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट को क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने ईयर्स के लिए आपने ख्याति को खरीदा है, उससे आपकी ख्याति निकल जाएगी। लेकिन मेन चीज हमारे पास कि हमने एवरेज प्रॉफिट तो निकालना सीख लिया था, कि हमारे पास या तो सिंपल विधि से या वेटेड विधि से, किसी न किसी विधि से हम कहते हैं ख्याति निकाल लेंगे। लेकिन ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कहां से आएगा हमारे पास। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास सूत्र का प्रयोग किया जाता है, कि आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सामान्य प्रत्याय की दर। और दर जब की बात कर रहे हैं तो दर जनरली प्रतिशत के रूप में होती है, इसलिए अपॉन क्या आएगा आपका, नीचे 100 आएगा। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है हमें, और ये नॉर्मल प्रॉफिट जो है, ये नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है भाई, कि कैपिटल एम्प्लॉयड होती है कि आपने अपने व्यवसाय में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको निकालने के लिए हमारे पास तरीका होता है कि व्यवसाय की जो कुल संपत्तियां हैं, जितनी भी एसेट्स है, उसमें से बाह्य दायित्व को क्या कर दो, घटा दो। बाह्य दायित्व का मतलब जैसे क्रेडिटर हो गए,
हमारे बिल्स पेबल हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक लोन हो गया, जो बाहरी व्यक्तियों को चुकाने होते हैं वो सब किसमें आ जाएंगे, आपके बाह्य दायित्वों में आ जाते हैं। तो व्यवसाय के टोटल एसेट्स में से अगर बाह्य दायित्व घटाओगे तो व्यवसाय की विनियोजित पूंजी आ जाएगी। नियोजित नहीं होता बेटा, विनियोजित होता है। विनियोजित पूंजी आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी आपकी। इसको निकालने का एक तरीका और दिख रखा है हमारे पास कि व्यवसाय की पूंजी, संचित लाभ, संचय, इन तीनों को जोड़ो और संचित हानियों को क्या कर दो, घटा दो। तो वैसे सवाल में जरूरत नहीं पड़ती, हमें विनियोजित पूंजी ऑलमोस्ट निकाल के दे देता है, लेकिन फॉर्मूला याद रखो, एक नंबर में पूछ ले हमसे तो याद रखना है। तो हमारे पास याद रखने के लिए आएगा कि पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने कहा कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि जो विदाउट रिस्क हम कमा सकते हैं, नॉर्मल रिटर्न। जैसे मैंने अभी कहा था कि आप पैसा बैंक में जमा करा दो और बैंक में जमा कराओगे तो बैंक आपको 6% ब्याज दे देगा। तो ये 6% जो है वो विदाउट रिस्क हम कमा ही रहे हैं, तो ये नॉर्मल रिटर्न रेट होती है हमारी। ठीक है, तो बिजनेस में लगाया गया पैसा और उस पर हम 6% रिटर्न लगा रहे हैं तो क्या निकल जाएगा आपका, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा आपका। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या बताया था अभी मैंने आपको कि आपके पास एवरेज प्रॉफिट लो और एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर दो, लेस कर दो, क्या निकल जाएगा आपका, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट को जितने साल से मल्टीप्लाई करने को कहेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल निकल जाएगी। तो गुडविल निकालने का एक तरीका ये भी होता है कि गुडविल का मूल्य कैसे निकाला है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे कि हम जब पूंजीकरण विधि अपनाते हैं तो पूंजीकरण विधि में हमारे पास दोनों प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों काम आते हैं इस विधि में भी ख्याति निकालते वक्त। अगर आपने औसत लाभ का पूंजीकरण किया है तो औसत लाभ का पूंजीकरण कैसे होता है, देखो औसत लाभ निकालो और उसको सामान्य प्रत्याय की दर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दो। इंटू 100 आएगा, इसे कि दर नीचे आ रही है तो दर नीचे आएगी तो अपॉन 100 पर चला जाएगा आपका। तो औसत लाभ जो निकाला आपने, चाहे आपने साधारण विधि से निकाला हो चाहे आपने बाह्य विधि से निकाला हो, तो औसत लाभ को सामान्य दर से डिवाइड करके इंटू 100 कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास पूंजी का कहते हैं लाभों का पूंजीकरण हो जाएगा। उस लाभों के पूंजीकरण में से विनियोजित पूंजी को क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो डिफरेंस जो आएगा वो क्या जाएगा आपका, गुडविल आ जाएगी। तो लाभों का पूंजीकरण इस प्रकार हम ख्याति का गणना कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास भारित लाभ, अधिलाभों के आधार पर लाभों का पूंजीकरण करते हैं। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट जो निकाला, उस एवरेज प्रॉफिट को एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने आपको कि व्यापार की जो सामान्य लाभ की दर होती है उस लाभ की दर को अपन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई से डिवाइड कर दो, इंटू 100 आ जाएगा कि रेट नीचे आ रही है, इंटू 100 हो जाएगा, क्या निकल जाएगी व्यवसाय की, गुडविल निकल जाएगी। लास्ट पॉइंट लेते हैं अपन गुडविल निकालने का, और वो गुडविल निकालने का लास्ट पॉइंट होता है हमारे पास एन्युटी मेथड, वार्षिक विधि। सामान्यतः वार्षिक विधि में जो गुडविल निकालते हैं वो सुपर प्रॉफिट से ही निकलती है, वो एवरेज प्रॉफिट से गुडविल नहीं निकलती है। इसमें जो गुडविल निकल रही है वो कौन से प्रॉफिट से निकल रही है, आपकी सुपर प्रॉफिट से। इसमें एवरेज प्रॉफिट से गुडविल नहीं निकालते अपन, और उसको प्रेजेंट वैल्यू से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें दिक्कत नहीं है, वो हमें क्वेश्चन में देता है, सीधा सीधा इसको क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है, और गुणा करने के बाद जो मूल्य आता है वो क्या कहलाएगी, आपकी गुडविल कहलाएगी। तो हमारे पास गुडविल निकालने के जो मेथड हैं, उन मेथड में से जो सवाल में कहेगा, जैसी कंडीशन देगा उससे हम ख्याति का मूल्य निकाल लेंगे। हमने मूल्य तो निकाल लिया, लेकिन इस मूल्य का करेंगे क्या, हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। हम इसकी जो जर्नल एंट्री बनाएंगे, उस जर्नल एंट्री को बनाने का क्या तरीका है, जरा देखो। ख्याति का लेखांकन की बात कर रहे हैं कि हम जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने अनुपात निकाला था, किसी एक साझेदार के हिस्से में तो कमी आई थी, यानी त्याग किया था, ए ने तो त्याग किया था, और जितना ए ने त्याग किया था उतना ही सी ने गेन भी तो किया था, यानी बी के हिस्से में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन ए और सी के हिस्से में परिवर्तन हो रहा था। तो जितना ए ने अपने हिस्से में कमी करी उसका पूरा पूरा फायदा किसको मिल गया, सी को मिल गया। तो हम ये कह रहे हैं कि त्याग और गेन बराबर आएंगे, जितना एक साझेदार त्याग करेगा दूसरा साझेदार उतना ही क्या करेगा, गेन करेगा। तो हमारे पास एंटी भी ऐसी बनेगी कि जो गेन कर रहा है वो तो अपने हिस्से में कमी करेगा, यानी वो अपना हिस्सा देगा, और किसको देगा, जिसने त्याग किया है, यानी उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। तो ए को तो हिस्सा मिलेगा और सी अपना हिस्सा देगा। तो जो दे रहा है उसको तो डेबिट करो और जो ले रहा है वो क्रेडिट करेंगे। यानी हमारे पास अगर जनरल एंट्री बनाए अपन तो यहाँ पे सी पार्टनर्स डेबिट हो जाएगा आपका,
और ए पार्टनर क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। यानी जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट हो रहा है और जो गेन कर रहा है वो डेबिट हो रहा है। इस प्रकार से अपन ख्याति का क्या करते हैं, लेखांकन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये री एंट्री हमारे पास कि ख्याति के राशि का जो समायोजन किया उसकी प्रविष्टि किस प्रकार होगी। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, ये अपन लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं कि जो कैपिटल होती है हमारे पास वो कैपिटल दो तरह के अकाउंट में लिखी जाती है, या तो परिवर्तनशील विधि या स्थिर विधि। अगर परिवर्तनशील विधि होगी तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे अपन, और अगर स्थिर विधि होगी तो करंट अकाउंट में लिखेंगे। तो जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से एंट्री में अकाउंट खोलना है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो मैं अपन जो एग्जांपल लेके चल रहे थे कि कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, उस हिसाब से हमारा गेन पार्टनर कौन है, सी, तो सी का नाम तो डेबिट हो जाएगा। और सैक्रिफाइस कौन कर रहा था हमारा, ए, तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो अपन ने एग्जांपल लिया था उसके आधार पर अपन एंट्री बना सकते हैं। और गुडविल की अमाउंट जितनी भी आएगी उतने त्याग से निकालेंगे। गुडविल की अमाउंट जो भी होगी उसको 1/6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी कि भैया गुडविल कितनी आ रही है। यानी 1/6 का हिस्से का सैक्रिफाइस किया था तो 1/6 हिस्से की गुडविल मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास गुडविल की अमाउंट आ जाएगी। इस प्रकार से अपन गुडविल का लेखांकन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन कि हमारे पास अगर लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करेंगे, यानी कि हम साझेदारी में क्या कर रहे हैं, पुनर्गठन कर रहे हैं, साझेदारी में परिवर्तन कर रहे हैं, तो हम लाभ हानि में परिवर्तन करेंगे। तो हमने एक चीज तो देखी कि ख्याति के मूल्य में चेंज हो रहा है। अब हम दूसरी चीज देख रहे हैं कि हमारे जो संचय होते हैं या हमारे जो अवितरित लाभ है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, उनका अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इनकी अकाउंटिंग भी दो तरह से होती है। अभी अपन उस पर बात करते हैं कि अगर हम लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो उससे फर्म के चिट्ठे में, बैलेंस शीट में संचय या अवितरित लाभ यानी कि एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, इन दोनों की अकाउंटिंग भी करते हैं। लेकिन इन दोनों की अकाउंटिंग करने के हमारे पास दो प्रकार हैं। एक, हमारे पास जो संचय है, पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो रिजर्व होते हैं वो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में दिखते हैं। कहां पे मिलेंगे हमारे पास, रिजर्व या प्रॉफिट अगर है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट यानी पी&एल, मान लो आप कि पी&एल दे रखा है या रिजर्व दे रखे हैं, तो ये किस साइड मिलेंगे आपको, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में। यानी लायबिलिटीज जो होती है वो क्रेडिट शो बैलेंस को शो करती है, तो ये क्रेडिट बैलेंस बताएंगे। और अगर आपको लॉस के रूप में दे रखा है तो लॉस आपको डेबिट बैलेंस होता है, ये एसेट साइड में प्रेजेंट करेंगे आपको। तो सवाल में दोनों दे सकते हैं। तो इनकी अकाउंटिंग की लेखा करने की विधि जो होती है वो किस प्रकार से होती है, हम उसकी बात कर रहे थे। तो दो प्रकार है। एक ऐसा स्थिति आया हमारे पास कि हम जो लाभ और हानि के खाते अभी तक हमने खोल रखे हैं उनको क्या करते हैं, बंद कर दें। बैलेंस शीट में मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपसे कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिजर्व अकाउंट होते हैं हमारे पास। तो जो रिजर्व अकाउंट है हम उनके खातों को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। यानी कि नई बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो उसमें वो नजर नहीं आएंगे, उनके खाते बंद हो जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास जितने भी रिजर्व होते हैं वो सब क्या कर देते हैं, अपन डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास कोई भी रिजर्व किसी भी नाम से दे रखा हो, रिजर्व डेबिट, रिजर्व फंड से डेबिट, पी&एल का कौन सा बैलेंस बात कर रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस। जैसे मैंने कहा था आपको क्रेडिट बैलेंस लाभ को दिखाता है और डेबिट बैलेंस हानि को दिखाता है। तो अपन यहाँ क्रेडिट बैलेंस की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस है आपका। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व्स, ये डेबिट हो जाएगा आपका। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा। डेबिट कब होंगे, क्योंकि ये रिजर्व जो है उनकी लायबिलिटी से ज्यादा बना रखे हैं अपन ने। यानी आपके पास वर्क कंपेंसेशन रिजर्व मान लेते हैं 50,000 रुपए का है और उस रिजर्व के अगेंस्ट जो लायबिलिटीज आई है वो 20,000 की आई है। तो हमने रिजर्व तो 50,000 का बना रखा है, उसमें से 20,000 तो चुका सकते हैं, फिर भी रिजर्व कितना बच रहा है हमारे पास, 30,000 रुपए बच रहा है। तो वो एक्सेस रिजर्व हमारे पास पार्टनर को बांटने में काम में आएगा। तो अगर हमें खाते बंद करने हैं तो जितने भी रिजर्व हैं वो सारे के सारे रिजर्व क्या हो जाएंगे, आपके डेबिट हो जाएंगे। और ऑल पार्टनर्स क्या करेंगे, उसको बांटेंगे। लेकिन रेशो कौन सा यूज करेंगे, आप ओल्ड रेशो यूज करेंगे। अगर हम ये एंट्री करते हैं तो यहाँ अनुपात जो जिसमें ये रिजर्व बांटे जाएंगे, कौन से अनुपात में बांटे जाएंगे, ओल्ड रेशो में बांटे जाएंगे। तो हमारे पास खाते बंद करने के लिए मेन चीज जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो सब डेबिट हो जाएंगे और डेबिट होने के बाद इसको क्रेडिट करेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ए बी सी तीनों पार्टनर बांटेंगे और कौन से रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में बांटेंगे। अपन ओल्ड रेशो लेके चल रहे थे 3, 2, 1। शुरू में मैंने लिखा था एग्जांपल में कि ओल्ड रेशो हमारे पास ये है, तो अपन उस अनुपात में क्या कर देंगे, इसको बांट देंगे। लेकिन अगर हम खाता बंद कर रहे हैं तब ये एंट्री कर रहे हैं।
हम ये कह रहे हैं कि हम खाता बंद ही नहीं करना चाहते। बंद नहीं करना चाहते मतलब ये कि हमारे पास लाभ हानि अनुपात में समझौते में परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन जो रिजर्व है वो नई बैलेंस शीट में वैसे के वैसे मेंटेन हो, उनमें कोई चेंजेस नहीं हो, खाते बंद नहीं हो। तो फिर हम सेकंड कंडीशन यानी सेकंड एंट्री करते हैं कि अगर हम लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन यानी खाता बंद नहीं करना चाहते, ठीक है, खाता अगर बंद नहीं करना चाहते तो हम ये करना चाहते हैं, फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि जो जो क्रेडिट बैलेंस है उनको जोड़ लो, जो डेबिट हो रहे हैं वो घटा दो, और जो शेष बच रहा है आपका, अगर ये शेष क्रेडिट बचेगा तो आपकी एंट्री बन जाएगी। देखो अगर ये क्रेडिट बचा तो अभी थोड़ी देर पहले एक एंट्री पड़ी थी, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस पार्टनर, यानी जो साझेदार गेन कर रहा है वो तो डेबिट हो जाएगा, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सुनना, आपके पास हम क्या कह रहे हैं, खाते में बंद नहीं करना चाहते। बंद नहीं करना चाहते मतलब रिजर्व जैसे हैं वैसे के वैसे नई बैलेंस शीट में आने चाहिए, उनमें कोई खाता बंद नहीं होगा। जैसे पुरानी बैलेंस शीट में दे रखी वैसे के वैसे नई बैलेंस शीट में आ जाए, तो हमारे पास सिर्फ उसकी अमाउंट का एडजस्टमेंट होगा। अमाउंट का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, जो क्रेडिट बैलेंस है वो जोड़ लो और जो डेबिट बैलेंस है वो घटा दो। अगर ये बचा हुआ शेष क्रेडिट बच रहा है, तो क्रेडिट बच रहा है तो हम क्या एंट्री कर रहे थे कि क्रेडिट बचने पर कि जो आपके पास पार्टनर गेन कर रहा है वो तो डेबिट होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो वो की वही एंट्री जो थोड़ी देर पहले अपने गुडविल के लिए पड़ी थी। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पर क्रेडिट की जगह डेबिट आ जाए, डेबिट भी तो ज्यादा हो सकते हैं, तो बैलेंस क्या बचेगा, आपका डेबिट बचेगा। अगर डेबिट होगा तो हमारी एंट्री उल्टी हो जाएगी। क्या एंट्री उल्टी हो जाएगी कि जो त्यागकर्ता वाला साझेदार है वो तो डेबिट हो जाएगा, सेक्रीफाइस पार्टनर डेबिट, और जो प्राप्त करता है यानी जो गेन कर रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो आपके पास डिपेंड करेगा कि सवाल में कौन सी कंडीशन आती है, डेबिट बैलेंस बचता है या क्रेडिट बैलेंस बचता है। अगर डेबिट बैलेंस बचेगा तो डेबिट के हिसाब से एंट्री बनेगी, सेक्रीफाइस पार्टनर डेबिट होगा और गेन पार्टनर क्रेडिट होगा। अगर आपके पास यहाँ क्रेडिट बैलेंस बच रहा है तो सिंपल जो हम एंट्री पढ़ते आ रहे थे गुडविल वाली एंट्री, वो की वही यहाँ रिजर्व के लिए भी बन जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। तो दोनों में से जैसी कंडीशन सवाल देगा हम वैसी कंडीशन ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे पास कि संपत्तियों दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर हम साझेदारों के अनुपात में परिवर्तन करते हैं, साझेदारों के अनुपात में परिवर्तन करने का मतलब मैंने आपको बता दिया कि साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात के समझौते में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो अगर साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कि उनके हिस्से में परिवर्तन हो रहा था, किसी न किसी को तो गेन हो रहा था, किसी न किसी को क्या हो रहा था, सेक्रीफाइस हो रहा था। तो हम बात कर रहे हैं कि वो गेन या सेक्रीफाइस जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो निकाला था अभी अपन ने। अब उस वजह से साझेदारों की संपत्ति और दायित्वों में भी क्या होगा, आपका परिवर्तन होगा। संपत्ति और दायित्वों के मूल्य कभी भी एक जैसे नहीं होते, या तो मूल्य बढ़ते रहते हैं या मूल्य क्या होते रहते हैं, घटते रहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि संपत्ति और दायित्वों के मूल्य जो है वो वास्तविक मूल्य जो चिट्ठे में दिखा रखे हैं वो मूल्य भिन्न हो सकते हैं, और अगर भिन्न होंगे तो लाभ हानि अनुपात में जब परिवर्तन होगा तो संपत्तियों दायित्वों का भी क्या करा जाएगा, आपका पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। यानी ये देखना पड़ेगा कि जितना मूल्य हमने बैलेंस शीट में दिखा रखा था क्या वही मूल्य हमारे पास इसमें भी आ रहा है क्या। तो अगर ऐसा है तो फिर संपत्तियों दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करते वक्त उसका प्रभाव भी हमें दिखाना पड़ेगा। संपत्तियों दायित्वों का संपत्ति और दायित्वों का जो पुनः मूल्यांकन है उसमें परिवर्तन करके किस तरह से उनका बांटा जाएगा, क्योंकि अगर किसी संपत्ति का मूल्य परिवर्तित होगा तो बढ़ेगा या घटेगा। अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि या कमी होगी तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि संपत्ति के मूल्य में अगर वृद्धि हो रही है तो फायदा है, लेकिन अगर संपत्ति के मूल्य में कमी होगी तो नुकसान भी तो हो रहा है। तो हमारा जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा उस प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। यानी उस लाभ और हानि का फायदा किसको मिलेगा, हमारे ऑल पार्टनर्स को मिलेगा, उनके ओल्ड रेशियो में मिलेगा। तो अगर हमें संपत्ति और दायित्वों का मूल्यांकन किया है और मूल्यांकन को हम पुस्तकों में दिखाना चाहते हैं तो हमें दिखाने के लिए उसकी कुछ खास एंट्रीज करनी पड़ती है। हम उसी टॉपिक पे आते हैं कि किस तरह से एंट्री करते हैं। जरा देखते हैं हमारे पास क्या क्या एंट्रीज हैं। देखो एंट्रीज, अगर संपत्ति का मूल्य कम हो रहा है, कमी हो रही है, संपत्ति का मूल्य क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है, तो संपत्ति का मूल्य कम होने का मतलब एस रीवैल्यूएशन
जो है उसमें हम संपत्ति के मूल्य को क्रेडिट कर देंगे कि संपत्तियां डेबिट होती है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का वास्तविक मूल्य 1 लाख रुपए है, ठीक है, और उसका आज की तारीख में मूल्य जो अब नया वैल्यूशन है वो 90,000 हो गया। तो पहले से वैल्यू क्या हो गई आपकी, कम हो गई। बुक वैल्यू हम बोल रहे हैं 1 लाख है, पुस्तक मूल्य 1 लाख दे रखा है, और पुनः मूल्यांकन मूल्य कितना दे रखा है उसका, 90,000 रहेगा, तो वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। एसेट्स को कम करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ता है, तो जनरल एंट्री बनाते हैं अपन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो आपकी एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन टू एसेट्स, और सीधा सीधा याद रखते हैं एसेट्स कम होगी तो आपकी डेबिट साइड में आगे नुकसान हो रहा है, नुकसान डेबिट साइड में दिखा रहे हैं हमारे पास। उल्टा कर दें, एसेट्स का मूल्य बढ़ रहा है तो हमें बढ़ रहा है तो मूल्य फायदा हो रहा है, ठीक है। यानी अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक मशीन है या एक कार है, एंटिक कार, जिसका मूल्य मेरे बुक्स में तो मैंने 50,000 दिखा रखा है, जबकि वो एंटिक कार मार्केट में तो 70,000 में बिक रही है, तो मूल्य क्या कर दिया अपन ने, बढ़ा दिया। मूल्य बढ़ रहा है तो फायदा है, फायदा होगा तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे अपन, तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे तो बाय एसेट्स, जितना प्राइस इंक्रीज हुआ है, पूरा मूल्य नहीं दिखा रहे अपन 50,000 रुपए, मूल्य कितना बढ़ा है आपका 20,000 रुपए, तो यहाँ दिखाएंगे भी कितने रुपए से अपन, 20,000 से दिखाएंगे। तो अगर संपत्ति का मूल्य कम हो रहा है तो हानि हो रही है, हानि हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड दिखा रहे हैं अपन, डेबिट साइड में एसेट से चला जाएगी। और अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तो फायदा है, फायदा है तो हमारे पास एसेट्स इंक्रीज होगी, तो जितना मूल्य इंक्रीज होगा उस मूल्य को अपन एसेट्स के नाम से दिखा देंगे। एसेट्स का नाम आएगा, अगर आपके पास मशीन है तो मशीन आ जाएगी, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग आ जाएगी, फर्नीचर है तो फर्नीचर आ जाएगा, एसेट का जो भी पर्टिकुलर नाम दे रखा होगा आपको उसके हिसाब से। सेम कंडीशन आती है लायबिलिटीज पर। लायबिलिटीज का मतलब है जो हमें भुगतान करना है, तो अगर लायबिलिटीज बढ़ती है तो हमारा नुकसान है, ठीक है। उल्टा होता है एसेट से, एसेट बढ़ रही थी तो फायदा हो रहा था, हम यहाँ कह रहे हैं लायबिलिटीज बढ़ रही है तो उल्टा क्या हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। किसी लायबिलिटीज को, यानी मान लो क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज होती हैं, अब क्रेडिटर बुक में तो दिखा रखे हैं 50,000 के, कितने 80,000 के दिखा रखे हैं, और पता लगा कि हमने जब अकाउंट चेक किए तो हमें 90,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे, ये हमें पता लगा। यानी बुक तो हमें बता दी कि 80,000 हैं, लेकिन वास्तव में हमारे क्रेडिटर कितने निकले, 90,000 के निकले, तो उल्टा हमें क्रेडिटर्स को पैसा ज्यादा चुकाना पड़ेगा, नुकसान होगा। और नुकसान कौन सी साइड दिखा रहे हैं अपन, डेबिट साइड में। तो लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है तो आप इसको यहाँ दिखा सकते हो। उल्टा कर दें कि लायबिलिटीज कम हो रही है किसी वजह से, कि हमें पैसा नहीं देना पड़ा, सामने वाला तैयार हो जाए कि भैया ये पैसे मत देना मुझे, तो अपना तो फायदा है। फायदा है तो फायदा किस साइड दिखाते हैं अपन, क्रेडिट साइड में। अगर लायबिलिटीज कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हम कौन सी साइड दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, ठीक है। उल्टा कर दें हम कि जैसे हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा लायबिलिटीज होता है। हम ये कहें कि हमारे किराए मालिक कह रहा है कि ठीक है भाई, कोरोना आ गया था, आपकी वजह आपका किराया कम कर देते हैं, यानी इसका मतलब वो किराया हमें चुकाना नहीं पड़ा, तो हमें फायदा हो गया। तो अगर किसी वजह से लायबिलिटीज कम हो जाए हमारी, तो लायबिलिटीज कम हो जाएगी तो हमारा फायदा है बाय लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का नाम आ जाएगा, जैसे मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट बोला, तो बाय आउटस्टैंडिंग रेंट। जितना डिक्रीज हो रहा है, हम पूरी वैल्यू नहीं लिख रहे, जितना डिक्रीज हो रहा है, जितनी कमी होगी उतनी लायबिलिटीज यहाँ पे आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट्स पे। संपत्ति जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, यानी जो हमारे बैलेंस शीट में नहीं दे रखी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पुराना कंप्यूटर पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू हमने बुक्स में 0 दिखा रखी है। कंप्यूटर है लेकिन उसकी बुक में वैल्यू क्या है, हमारी 0 है। अब हम ये मान के चलें कि हमने उसको अगर वैल्यूएशन करा तो वो कंप्यूटर 3,000 रुपए में बिक जाएगा, यानी कि उस कंप्यूटर की वैल्यू बुक में तो 0 है, लेकिन हम उसकी वैल्यू कितनी बता रहे हैं, 3,000 रुपए। तो 0 से 3,000 हो गई वैल्यू, यानी अनरिकॉर्डेड था, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अब उसका मूल्य क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो फायदा है हमारे लिए, तो एसेट्स का मूल्य बढ़ेगा। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स यानी जो बुक में नहीं है और हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू इतनी हो रही है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, 0 से ज्यादा हो रही है, तो फिर अनरिकॉर्डेड एसेट्स को अपन को बाय एसेट्स के नाम से दिखाएंगे। जितना मूल्य बढ़ेगा उतना मूल्य अपन दिखा देंगे। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, कोई ऐसी लायबिलिटीज जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है लेकिन हमें चुकानी पड़ रही है, पैसे देने पड़ेंगे आपको, देने पड़ेंगे तो उल्टा नुकसान हो रहा है हमें, तो लायबिलिटीज बढ़ेगी, और लायबिलिटीज बढ़ेगी नुकसान होगा, तो कौन सी साइड दिखा देंगे अपन, डेबिट साइड में। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एसेट्स का मूल्य बढ़ रहा है तो आपको फायदा है, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। एसेट्स का मूल्य कम होगा तो अपन डेबिट साइड में दिखाएंगे। लायबिलिटीज का मूल्य अगर आपका कम हो रहा है तो हमारे लिए फायदा है, और लायबिलिटीज का मूल्य अगर हमारा बढ़ रहा है तो नुकसान है, तो डेबिट में दिखाएंगे।
एसेट्स और लायबिलिटीज का मूल्यांकन करने के बाद आप इसका बैलेंस निकालोगे। अगर आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो आपका जो बैलेंस आएगा, ये जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट ये ऑल पार्टनर बांटेंगे और कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। कौन से रेशियो में बांटेंगे इसको, ओल्ड रेशियो में। और अगर हम लॉस को बांटें, यानी बाई चांस हमारा डेबिट का टोटल ज्यादा आ जाए और क्रेडिट का टोटल कम हो, तो बैलेंस आपका शेष जो बचेगा वो यहाँ बचेगा आपका। ठीक है, तो ये लॉस के रूप में बटेगा और लॉस के रूप में भी ऑल पार्टनर बांटेंगे। और रेशियो कौन सा यूज करेंगे अपन, ओल्ड रेशियो। तो आपके पास अगर रीवैल्यूएशन किया है और रीवैल्यूएशन करने की वजह से आपका जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है आपने, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका प्रॉफिट और लॉस निकाल के देगा। इस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स बांटेंगे और पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे अगर हम संपत्तियों के मूल्य को परिवर्तित करके नई बुक्स में दिखाना चाहते हैं तो। यानी कि इस एसेट्स और लायबिलिटीज के बढ़ाने और घटाने की जो प्राइस करी है उसका प्रभाव नई बैलेंस शीट में भी होगा। तो यानी नई बैलेंस शीट जब बनाओगे तो अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ गया तो संपत्ति का मूल्य बढ़कर आएगा, अगर संपत्ति का मूल्य कम हो गया तो नई बैलेंस शीट में संपत्ति का मूल्य क्या होगा, आपका कम होकर आएगा। यानी इन संपत्तियों के मूल्य में जो भी परिवर्तन हुआ है उसका प्रभाव कहाँ पे पड़ेगा, आपका नई बैलेंस शीट में भी पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं कि अगर हमारे पास संपत्तियों मूल्यों को पुराने मूल्य पे दिखाने हैं, अभी तो मैंने बोला कि हम तो वृद्धि और कमी कर रहे हैं, लेकिन हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, देखो कि हम संपत्तियों दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि परिवर्तन कर रहे हैं, तब तो वो वाला पॉइंट अपनाया था। अब हम कह रहे हैं पुराने मूल्य में परिवर्तन नहीं कराना, जैसा है वैसा दिखा दो। मतलब क्या हुआ कि बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख थी, ठीक है 1 लाख है, हमने रिवैल्यूएशन किया 90,000 हो गई थी, लेकिन वो कह रहा है कि बुक्स में 1 लाख ही आना चाहिए, 90,000 नहीं आना चाहिए। यानी आप उस कमी को एडजस्ट तो करो लेकिन उसका प्रभाव बैलेंस शीट में नहीं आना चाहिए। तो फिर क्या करें, तो पहले ये देखो कि संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि और कमी करने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यानी वापस हम इस चीज पे आ रहे हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है। पहले तो ये निकालो आप। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जब हमें एंट्री नहीं करनी तो फिर हमें एंट्री नहीं करनी तो सीधा सीधा संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है, दायित्व में कमी हो रही है, तो ये तो हमारा प्रॉफिट है। और अगर संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है तो ये नुकसान है हमारा, दायित्व में वृद्धि हो रही है ये नुकसान है। इन सबको एडलेस करके देखो, अगर आपके पास पॉजिटिव आएगा, प्लस में आ रहा है, तो ये हमारे लाभ को दिखा रहा है, और अगर ये माइनस में आएगा तो ये किसको दिखाएगा, आपका हानि को। तो लाभ या हानि दोनों में से एक चीज आएगी। अगर लाभ हुआ धनात्मक आ रहा है तो लाभ है, पुनर्मूल्यांकन लाभ, और अगर माइनस में आएगा तो क्या दिखाएगा, आपका हानि को दिखाएगा। पहले ये निकालो कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, यानी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हुआ तो हमारी एंट्री गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, वापस वही एंट्री पे आ गए। देखो एक ही एंट्री कितनी बार रिपीट हो रही है, यानी जब भी आपको संपत्ति और दायित्वों के मूल्य का प्रभाव नई चिट्ठे में नहीं दिखाना, नए बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, तो हमें वापस से यही एंट्री करनी पड़ेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये वाली एंट्री तब करते हैं अपन जब किसी चीज को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, ख्याति को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तभी ये एंट्री करी। जब हमें रिजर्व खातों को बुक्स में परिवर्तित नहीं करना था तब भी हमने यही एंट्री करी। अब हम कह रहे हैं कि संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में भी परिवर्तन नहीं करना हमें, तब भी हम यही एंट्री कर रहे हैं। जो पार्टनर गेन करेगा वो डेबिट होगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट होगा। गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइस पार्टनर मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, एक बार फिर हल्का सा रिपीट कर देता हूँ कि जिस पार्टनर के हिस्से में वृद्धि होगी वो तो गेन कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर हो गया। जिस पार्टनर के हिस्से में कमी होगी पहले से, वो सेक्रीफाइस करेगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है यानी आपका प्रॉफिट आ रहा है रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा तो उसको अपन ऐसे बांट देंगे, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस पार्टनर। अगर आपके पास रिवैल्यूएशन का क्या आ गया, लॉस आ गया, हानि आ गई, तो फिर हमारी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होगी तो सेक्रीफाइस पार्टनर तो क्या होगा, आपका डेबिट होगा, और गेनिंग पार्टनर आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। एंट्री क्या हो गई, हमारी रिवर्स हो गई। लेकिन उस केस में जब हमें हानि को दर्शाना है तो हानि के केस में हमारी सेक्रीफाइस पार्टनर डेबिट होगा और गेनिंग पार्टनर क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा। तो अगर संपत्तियों दायित्वों को पुनः मूल्यांकन को नए चिट्ठे में दिखाना है तब तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर उसके प्रभाव को
बुक्स में रिकॉर्ड करो, यानी ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा हमारा और इस रिवैल्यूएशन का प्रभाव अपन कहाँ दिखाएंगे, नई बैलेंस शीट में दिखाएंगे। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि नए संपत्तियों दायित्वों का मूल्य नए बैलेंस शीट में ना आए, परिवर्तित न हो, मूल्य को जैसा है ज्यों का त्यों, सवाल बोलता है कई बार ज्यों का त्यों बुक्स में रिकॉर्ड किया जाए, यानी उसमें परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो फिर परिवर्तित नहीं करना चाहते तो मैंने आपसे कहा था पहले ये देख लो कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। इन वृद्धि और कमी की कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, सीधा लाभ और हानि की एंट्री होगी। लाभ होगा तो हमारी एंट्री बन जाएगी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस पार्टनर, और अगर हानि होगी तो क्या एंट्री बन जाएगी हमारी, सैक्रिफाइस पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। अब आते हैं अपन लास्ट पॉइंट पे हमारे पास कि जब भी लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा तो फिर पूंजी में भी क्या किया जाएगा, समायोजन किया जाएगा। पूंजी में जो समायोजन होगा, शायद जब साझेदारों की पूंजी उनके नए लाभ हानि विभाजन अनुपात में रखी जाती है तब साझेदारों के द्वारा आवश्यक राशि लाई जाती है। ठीक है, यानी कि नए जो पुराने साझेदार हैं उनके पूंजी में भी परिवर्तन होगा, पूंजी या तो बढ़ेगी या कमी होगी, जैसा भी होगा। तो हमारे पास आवश्यक क्या बात कर रहे हैं अपन कि या तो पूंजी लाई जाएगी जब उनका अधिक होगा, और अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में जो समायोजन होगा वो समायोजन रोकड़ में भी करते हैं, लेकिन रोकड़ से ज्यादा किसमें करते हैं अपन, चालू खाते में करते हैं। किसमें करते हैं, चालू खाते में, यानी आपका जो करंट अकाउंट है वो खोला जाता है उस समायोजन के लिए। कैसे खोलते हैं कि अगर मान लो जैसे एक पार्टनर है और एक पार्टनर की सारी समायोजित पूंजी, सुनना ध्यान से, मैं पूरा कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहा, सिर्फ एक का अकाउंट बना देते हैं अपन कि जैसे हमारे पास ए पार्टनर है, ए पार्टनर की सारी एडजस्टेड कैपिटल का बैलेंस, एडजस्टेड कैपिटल का बैलेंस का मतलब हमारे पास बैलेंस बीडी है, हमारे रिजर्व्स हैं, हमारी गुडविल है, जो जो अभी यार अपन ने पढ़ा वो सारी चीजें, हमारी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, बाई चांस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट की जगह क्या आ जाए, रिवैल्यूएशन लॉस आ जाए, ये भी तो आ सकता है, ऐसा थोड़ी प्रॉफिट ही आएगा, तो रिवैल्यूएशन लॉस आ जाए। ये सारे एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल आती है उसे बोलते हैं समायोजित पूंजी। उस समायोजित पूंजी को नई पूंजी से क्या करेंगे अपन, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। यानी हमारे पास मान लो यहाँ पूंजी आ रही है 50,000 रुपए की, और नया पार्टनर अब जो नई फर्म में पूंजी रखना चाहता है वो 60,000 रखना चाहता है, पूंजी तो बढ़ गई ना। ठीक है, यानी हम तो ये कह रहे थे कि इधर का टोटल माइनस ये करके 50,000 आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है नहीं मुझे 50,000 नहीं रखने हैं, मुझे यहाँ पे कितने रुपए रखने हैं, 60,000 रखने हैं, यानी मेरी पूंजी क्या होनी है, मुझे बढ़ानी है। तो 10,000 रुपए जो पूंजी की वृद्धि करनी है या तो कैश से करें, लेकिन हम कैश से समायोजन नहीं करते तो दूसरा तरीका क्या होता है हमारे पास, हम करंट अकाउंट से भी कर सकते हैं। यानी ये 10,000 रुपए कौन से अकाउंट में डाल देंगे अपन, करंट अकाउंट में डाल देंगे। तो हमारे पास क्लियर है, रोकड़ से न करके कौन से अकाउंट से करते हैं, चालू खाते से भी किया जा सकता है। दो ऑप्शन हो गए, कैश से तो करते ही हैं, लेकिन कैश की जगह अपन चालू खाते से भी कर सकते हैं। समायोजन के लिए पहले से कुल पूंजी ज्ञात होगी, यानी ये जो 60,000 नई पूंजी निकाली ना, ये इसके लिए हमें टेंशन लेनी कहां से आई है, ये सवाल में दे देगा फर्म की कुल पूंजी कितनी है, उस कुल पूंजी को, जो भी हमारी कुल पूंजी होगी उसको नए अनुपात में रख लेंगे अपन। जो टोटल पूंजी होगी वो तीनों पार्टनर को बांट देंगे और उससे हमारे पास तीनों पार्टनर की नई पूंजी आ जाएगी, और तीनों कुल पूंजी को कौन से अनुपात में बांटेंगे अपन, नए अनुपात में बांटेंगे। तो हमारे पास पूरे चैप्टर में ये मेन चीजें थी। एक बार इसको जल्दी से हम बैकअप कर लेते हैं कि भैया क्या क्या चीजें पढ़ी आज अपन ने। तो सबसे पहले हमने पढ़ा फर्म का पुनर्गठन। ठीक है, कि हम जो टॉपिक चालू किया फर्म का पुनर्गठन है, यानी फर्म अपनी साझेदारी में क्या कर रहे हैं, समझौते में परिवर्तन कर रही है, लेकिन फर्म अपनी जगह वैसे के वैसे स्टेबल रहेगी, फर्म चलती रहेगी, सिर्फ साझेदारों के समझौते में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन कर रहे हैं तो हमारा पहला पॉइंट था कि वो किस चीज में परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन के अपन ने 3-4 पॉइंट पढ़े थे कि लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो सकता है, किसी नए साझेदार का प्रवेश होगा तब परिवर्तन हो सकता है, कोई साझेदार रिटायर्ड होगा तब परिवर्तन हो सकता है। तो ऐसा समझौते में कई तरह से परिवर्तन हो सकता है। तो अपन ने जो पॉइंट पढ़ा था कि लाभ हानि अनुपात में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। अगर लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन कर रहे हैं तो किन किन चीजों में समायोजन होगा हमारे पास, एक तो लाभ हानि अनुपात में किसी साझेदार के हिस्से में वृद्धि होगी और किसी साझेदार के हिस्से में क्या होगी, आपकी कमी होगी। तो सबसे पहले तो हमारे पास सैक्रिफाइस या गेन रेशियो निकाला हमने। दूसरा पॉइंट पढ़ा हमने कि जब आप लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करोगे तो पहले ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा और उस मूल्यांकन की प्रविष्टि भी करनी पड़ेगी। तो मूल्यांकन करने के लिए अपन ने औसत लाभ, अधिलाभ वो पढ़ा था, तो वो निकालना पड़ेगा आपका। संचय या अवितरित लाभ जो भी हैं
उनका लेखांकन करा अपने, रिजर्व्स का लेखांकन किया अपने, तो उन लेखांकन लाभ होगा तो हमारी एंट्री रिजर्व्स टू ऑल पार्टनर, और हानि होगी तो ऑल पार्टनर्स टू पी एंड एल, ये एंट्री हो जाएगी। संपत्ति और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन किया है आपने, तो संपत्ति और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन कर रहे हैं, तो पुनः मूल्यांकन करने का प्रभाव या तो संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि या कमी होगी, या दायित्वों के मूल्य वृद्धि या कमी होगी। संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि या कमी का प्रभाव होगा कि साझेदारों को या तो लाभ हो रहा होगा या हानि हो रही होगी, उस लाभ और हानि को पार्टनर क्या करेंगे, बांटेंगे। और लास्ट पॉइंट पढ़ा हमने कि फर्म में कुल पूंजी को नए अनुपात में रखकर पुरानी पूंजी से कंपेयर करेंगे कि पूंजी में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, जिसको अपन रोकड़ में या फिर कैश में क्या करेंगे, समझ करेंगे। तो ये सारी बातें हमने करी है। उसके लिए हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो था, हमने त्याग का अनुपात निकाला था। त्याग का अनुपात कैसे निकाला था अपन, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ठीक है। और अगर गेन रेशो निकल रहा था तो गेन रेशो कैसे निकालते थे अपन, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, जो ख्याति के मूल्यांकन की विधियां हैं वो निम्नलिखित विधियां हैं, ठीक है। क्या विधियां थी हमारे पास, औसत लाभ की विधि पड़ी थी। औसत लाभ दो तरह से निकाला था, सरल विधि और भारित विधि। दूसरा है आपका सेकंड अधिलाभ, ठीक है। तीसरा है पूंजीकरण लाभ, ठीक है, पूंजीकरण विधि। तो अपन ने अधिलाभ की विधि से निकाली, पूंजीकरण विधि से। पूंजीकरण विधि में भी दो प्रॉफिट यूज किए थे, औसत लाभ के भी और अधिलाभ के भी। और चौथी और लास्ट विधि पड़ी थी अपन ने वार्षिक विधि, जिसमें मैंने कहा था स्पेशली वार्षिक विधि में लाभ अधिलाभ ही काम आता है, औसत लाभ काम नहीं आता। और लास्ट पॉइंट, संपत्ति और दायित्वों के पुनः मूल्यांकन किया। पुनः मूल्यांकन का क्या था हमारे पास, कि जो हमारे पास संपत्ति और दायित्वों का जो वास्तविक मूल्य है, जो बैलेंस शीट में दिखाया गया है, उसको अपन कंपेयर करते हैं जो आज की तारीख का मूल्य है। जो आज की तारीख का मूल्य होगा वो पहले से ज्यादा होगा या पहले से कम होगा, तो उसके मूल्य में वृद्धि या कमी हुई होगी, तो उसको लाभ और अनुपात में क्या करा जाएगा, बांटेंगे। और बांटते वक्त हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर वृद्धि होगी तो वृद्धि के अनुपात में, और अगर कमी होगी तो कमी के अनुपात में। यानी कि हमें गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस पार्टनर, यानी प्रॉफिट होगा तो, और अगर लॉस होगा तो सैक्रिफाइस पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर, जो अपन ने एंट्री पड़ी थी वो अप्लाई हो जाएगी। तो ये मेन चैप्टर का पूरा एक पार्ट था जो अपन ने इसको रिवाइज किया। थैंक यू वेरी मच।